क्या होता है जब रात का सन्नाटा कानून की वर्दी पहनकर खड़ा हो जाए? क्या होता है जब सड़क पर खड़ी पुलिस जनता की रक्षा करने के बजाय खुद डर और अपमान का खेल खेलने लगे? और क्या होता है जब वही थप्पड़ जो एक मासूम लड़की के चेहरे पर मारा गया था, उसी थप्पड़ की गूंज पूरे सिस्टम की नींव हिला दे? यह कहानी है उस लड़की की जिसने अकेले अंधेरी सड़क पर सिर्फ पुलिस की लाठियों और झूठे आरोपों का सामना नहीं किया, बल्कि उस सत्ता के नशे से भी टकराई जो इंसाफ को खेल समझ बैठी थी। वह गिरी नहीं, वह टूटी नहीं। उसने चुप्पी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, क्योंकि सच जब खामोशी में पलता है तो उसका विस्फोट पूरी दुनिया सुनती है। रात ठीक वही थी जिसे लोग कागज की पतली चादर कहते हैं, हल्की सी, पारदर्शी सी, जिसमें हर परछाई जगह जगह से झांकती रहती है। शहर पीछे छूट चुका था और सामने फैला था हाईवे का लंबा, खाली फर्श, कहीं कहीं बारिश से भीगा, कहीं सूखा, कहीं चमकता हुआ तो कहीं बिल्कुल काला। हवा में नमी थी, जैसे किसी ने अदृश्य बाल्टी से पानी की एक महीन परत सड़क पर और पेड़ों की पत्तियों पर धीरे धीरे उड़ेल दी हो। पीली स्ट्रीट लाइटें दूर दूर रखी मीनारों की तरह खड़ी थीं, हर एक के नीचे अंधेरा कुछ देर को पीछे हट जाता, फिर अगले खंभे तक पहुंचते पहुंचते दोबारा बहादुरी दिखाने लौट आता। ऐसे ही पीले दायरों से निकलती घुसती वह लड़की चली जा रही थी। सलवार कुर्ता, दुपट्टा ठीक से कंधे पर अटका, और मोटरसाइकिल की गुनगुनाहट उसके धैर्य के बराबर स्थिर। उसके दिमाग में दोस्त की शादी की तस्वीरें चल रही थीं, मेहंदी के हरे हाथ, कलीरों की खनक, हल्दी की वो बहुत हल्की सी गंध जो सुबह सुबह कमरे में बस जाती है और फिर पूरे दिन कहीं न कहीं से मिलती रहती है। गिफ्ट बैग उसने आगे के हुक पर टांगा था, कागज के गुलाबी फूलों वाला, जिसके अंदर रखा छोटा सा बॉक्स उसके हर ब्रेक पर हल्का सा आवाज करता, मानो उसे याद दिला रहा हो कि आज रात की मंजिल कोई खतरनाक जगह नहीं, कोई झगड़ालू मोड़ नहीं, बस एक घर है जहां हंसी इंतजार कर रही है। वह मुस्कुराती और मोटरसाइकिल की रफ्तार थोड़ी सी और सम हो जाती, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस उतनी जितनी अपनी सांसों और सड़क की सांसों के बीच बराबरी कर दे। लेकिन सन्नाटा अपनी आदत से मजबूर उसका दोस्त नहीं होता। जहां हंसी के सपने लंबे होते हैं, वहां रात अक्सर छोटी लगती है, और जहां रास्ते खाली होते हैं, वहां रात लंबी। उसने हेलमेट आज सच में भूल छोड़ा था, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि उस बेफिक्री में जो पुराने दोस्तों के बुलावे से आती है। बस 10 मिनट की बात है, उसने घर से निकलते वक्त खुद से कहा था। हाईवे से निकलते ही शहर शुरू, और शहर के अंदर तो रोशनी ही रोशनी। पर हाईवे का एक अपना वक्त होता है, अपनी गति, अपनी याददाश्त। और आज रात हाईवे कुछ ज्यादा ही याद रखने के मूड में था। दाईं तरफ पोल से टकराती हुई हवा का सुर बदला। उसने गर्दन घुमाई। चांद बादलों की पतली परत के पीछे से झांक रहा था, जैसे कोई बूढ़ा चौकीदार जो हर आने जाने वाले को बस आंखों से माप लेता है। आगे दूर कुछ हलचल जैसी लगी। आंखों ने पहले तो उस हलचल को सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के झुरमुट की हरकत समझा, फिर अचानक एक तेज, सीधी सी रोशनी आंखों पर फिसली, जैसे किसी ने टॉर्च के कांच से रोशनी को पतला करके उसकी पुतलियों पर रख दिया हो। उसने धीरे से ब्रेक छुआ, और मोटरसाइकिल उस रोशनी की तरफ बदली हुई चाल में आगे बढ़ी। गुनगुनाहट थोड़ी भारी, थोड़ी संजीदा। किशनगढ़ की सीमा का बोर्ड पास आता दिखाई दिया, नीला, सफेद अक्षरों वाला, जिसके नीचे किसी ने पोस्टर चिपकाकर आधा किशन ढक दिया था। उस बोर्ड के ठीक बाद बैरिकेड, पीली काली धारियों वाले, घुटनों तक की ऊंचाई के, बीच में लटकती लाल पट्टी और किनारों पर टेढ़े मेढ़े पुराने रिफ्लेक्टर। उन्होंने सड़क को 3 हिस्सों में बांट रखा था, दाएं लेन पूरी बंद, बीच में आड़ी दीवार, और बाईं तरफ एक सांस भर जगह जिसमें से कोई भी गाड़ी सावधान होकर निकल सके। बैरिकेड के पीछे 3-4 साए हिल रहे थे। किसी ने हंसी का छोटा सा दाना हवा में उछाला, और उस हंसी का दाना जैसे उसके कान तक जाकर ठहर गया। अगले ही पल उसने सिगरेट के धुएं की लकीरें देखीं। धुआं जो सिर्फ गंध नहीं होता, वह अक्सर ताकत का साइन भी होता है। धुआं जो ऊपर उठता है, फिर ठंडी हवा से हार कर बिखर जाता है। सिगरेट की उस जिद्दी कड़वी गंध में रात के कीड़ों की छोटी छोटी उड़ानें घुली थीं।
पोस्ट पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था, वर्दी में, हाथ में लाठी। उसके पांव जमीन पर चौड़े चौड़े टिके थे, जैसे सड़क में कोई खूंटा गाड़ दिया गया हो। उसने लाठी को हल्के से जमीन पर टिकाकर घुमाया, फिर उसके सिरे को एक बार धप्प से पटका, इतना कि पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षी हड़बड़ाकर उड़ें और सड़क के किनारे का कुत्ता सिर उठाकर एक पल के लिए देखे, फिर से झूठी नींद में चला जाए। उसने लड़की को आते देखा। देखने में कोई खास बात नहीं थी। सलवार कुर्ता, कंधे पर ठीक से रखा दुपट्टा, न कोई भारी भरकम पर्स, न कोई हड़बड़ी। पर जो लोग सड़क पर रात को पहरा देते हैं, उन्हें लोगों की चाल में बसी बातें पढ़ने की आदत हो जाती है, या कम से कम वे खुद को यही समझते हैं। उसने नजरों को हल्का सा पतला किया, जैसे लाइट की गर्दन मोड़कर पसंद का एंगल तय कर रहा हो। फिर उसने लाठी उठाई, साफ साफ, बिना किसी हिचक के, और रोकने का इशारा किया। लड़की ने ब्रेक दबाया। मोटरसाइकिल ने उसकी बात मान ली। पहिए थोड़ा सा ची ची बोले, जैसे मन मारकर रुके हों। उसने बाइक को धीरे से बाएं कंधे की तरफ खिसकाकर किनारे लगाया, साइड स्टैंड उतारा, और दोनों हाथ हैंडल पर ही टिकाए कुछ सेकंड यूं ही खड़ी रही। उसके माथे पर पसीने की एक बहुत बारीक रेखा थी। नमी ऐसे ही करती है, पर चेहरे पर वही पुरानी शांति, वही अपनापन। उसने अपने दाएं हाथ से दुपट्टा ठीक किया, कंधे के आगे थोड़ा सा, ताकि हवा का ठंडा खंजर सीधे गर्दन पर न लगे। फिर उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, ज्यादा नहीं, बस उतना कि सामने खड़े आदमी को दिखाई दे कि वह घबराई नहीं है। पोस्ट पर खड़े दो कांस्टेबलों में से एक ने सिगरेट के पीले संतरी सिरे को 2 बार झपकाया, राख झाड़ी और मुस्कुराकर कुछ फुसफुसाया। दूसरा रेडियो सेट के साथ खेलता रहा। एक उबाऊ सी खड़खड़ाहट, जो रेडियो की आवाज में अक्सर अपने आप घुस जाती है, उसने रात के सन्नाटे में एक खुरदुरी लय जोड़ दी। दूर हाईवे पर एक ट्रक ने हॉर्न 12 सेकंड तक लंबा खींचा, उसी सुर में जिसमें नींद में डूबा कोई इंसान बुरी तरह करवट बदलता है। और इसी ओवरटोन में इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, लाठी वाले, एक कदम आगे बढ़े। रुको, उन्होंने कहा। नहीं, इशारे में कहा। पर इशारों के भी तरीके होते हैं। किस उंगली से, कितनी ऊंचाई पर, कितने झटके से। उनका इशारा ऐसा था कि पहले वह सड़क पर किया गया एक लिखित आदेश लगे, फिर कानून के पीछे खड़े व्यक्ति की निजी पसंद। लड़की ने एक धीमी सी सांस भीतर खींची, सांस जो न डर थी न गुस्सा, बस एक सावधानी। वह उतरने लगी। पहले दाहिना पैर, फिर बायां। स्टैंड पहले ही लगा था। उसने बाइक का हैंडल पकड़े पकड़े एक पल ठिठकी। नीचे सड़क पर हल्का सा पानी जमा था, जिसमें ऊपर लगी लाइट का पीला टहनीदार प्रतिबिंब झूल रहा था। जूतों का तलवा उस पानी के किनारे से कटा। एक छोटा सा शर्र सा सुर उठा और तुरंत ही खत्म हो गया। कहां से आ रही हो? यह सवाल आमतौर पर सवाल नहीं होता, बयान होता है कि बताओ और जल्दी बताओ। उसने गले की खराश साफ करने जैसी एक छोटी सी हरकत की, बिना आवाज, बिना दिखावे, और कहा, शहर से सर, दोस्त की शादी में जा रही हूं। उसकी आवाज में सादगी थी, घरेलू सी, जैसे कोई लड़की किराने वाले से चीनी कम मिलने पर भी मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, अगली बार ज्यादा दे देना। इंस्पेक्टर की आंखें ऊपर से नीचे तक गईं। नंगी नहीं, मगर कपड़े पहना हुआ निरीक्षण भी कई दफा नंगापन जैसा लगता है। उन्होंने हेलमेट ढूंढा। हेलमेट दबाव का आसान बहाना होता है। आज वह बहाना सच भी था। हेलमेट सच में नहीं था। उसने खुद से हंसी छुपाने की कोशिश की। ऐसी गलतियां अक्सर दोस्तियों के उत्साह में हो जाती हैं। मगर उसने चेहरा वैसा ही रखा, सीधा, स्वच्छ। पीछे खड़े कांस्टेबलों में से एक ने झुककर गिफ्ट बैग को देखा, जैसे बॉक्स के अंदर कोई अपराध छिपा हो जो खुद बाहर निकलकर कबूल कर लेगा। बैग ने हिलकर सिर्फ कागज की सरसराहट दी। वह लड़की मन ही मन सोच रही थी, गिफ्ट तो पहुंचा ही दूंगी, चाहे जो हो। दोस्त के चेहरे की मुस्कान की याद उसे अंदर से बांध रही थी, एक पतली रस्सी की तरह जो हर कठोर खिंचाव के बावजूद टूटने से मना कर दे। हवा फिर बदली। इस बार नमी के साथ थोड़ी सी शराब की गंध भी आई, जैसे किसी ने कांच के गिलास को अभी अभी मेज पर रखा हो। वही छोटे छोटे आखिरी झाग जो किनारों पर फंस जाते हैं। थाने वाले अक्सर सड़क पर चेकिंग की रातों में पूरी तरह सख्त नहीं होते। वे भी इंसान होते हैं, थकान, ऊब और अपने छोटे छोटे राज। इस गंध ने उसके मन में चेतावनी का छोटा सा झंडा लगा दिया, सावधान, रात सिर्फ रात नहीं है।
इंस्पेक्टर ने लाठी का सिर जमीन पर घुमाया, धीरे धीरे, जैसे किसी बात की प्रस्तावना रख रहे हों। वह बोले नहीं। कभी कभी चुप्पी बोलने से ज्यादा सुनाई देती है। लड़की ने अपनी घड़ी में समय देखा। 10 के बाद कुछ मिनट। उसने सोचा कि अगर वह 5 मिनट पहले निकलती तो शायद ये बैरिकेड अभी सेट ही हो रहा होता। अगर 10 मिनट बाद निकलती तो शायद यहां भीड़ होती और यह सब इतना नंगी आंख से दिखता नहीं। समय भी रात की तरह अपनी चालें चलता है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाईं, कभी बाईं। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, टूटी फूटी, जैसे उसने सपने में किसी अनजान खतरे पर भौंकना शुरू किया हो। उसी भौंक में लड़की के फोन ने जेब में हल्की सी कंपन की। दोस्त का मैसेज, कहाँ पहुंची? उसने निकाल कर देखना चाहा, फिर खुद को रोका। सामने खड़े इशारे का नियम यही कहता था, पहले बात फिर बाकी सब। उसने फोन जेब में ही रहने दिया। कपड़े की परत के पार उससे आती हल्की सी गर्माहट का एहसास उसे अनजाने में कुछ दिलासा देता रहा। इंस्पेक्टर आगे बढ़े, एक कदम, इतना कि लाइट अब उनके चेहरे पर पूरा टिक गई। उस चमक में उनकी उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। वर्दी उम्र को ईंटों की तरह जमा देती है, कहीं से सख्त, कहीं से सीलन, कहीं से नया रंग। उनकी मूंछें संवारी हुई थीं, किसी चौकन्ने आदमी की तरह। आंखों में वह स्थायी संदेह जो अधिकार के लंबे इस्तेमाल से पैदा होता है, जहां हर मुस्कान में झूठ का शक होता है और हर सच्चाई में छुपे मंसूबे की संभावना। उन्होंने ठुड्डी हल्की सी दाईं ओर को मोड़ी और उसके बिना हेलमेट वाले सिर पर नजर टिकाई। यह नजर किसी फाइल पर पड़े बड़े लाल ऑब्जर्वेशन स्टैंप की तरह थी, सीधी, ठंडी। कागज, उन्होंने अंततः कहा। कागज मतलब लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस। वह पूरा पैकेट जिसे लोग अक्सर पर्स के सबसे अंदर की जेब में रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे परिवार के सालाना फोटो, कभी कभार दिखाने के लिए। उसने बैग की स्ट्रैप अपने कंधे से नहीं उतारी। उसने दाएं हाथ से पर्स निकाला, चमड़े का नहीं, कपड़े का। जिपर की आवाज छोटी मगर साफ, और दस्तावेज बाहर किए। दस्तावेज साफ सुथरे, किसी और दिन के लिए तैयार किए गए। उसने एक एक कागज हथेली पर रखा, जैसे कोई शिक्षक के सामने कॉपी रखता है, और उन्हें आगे बढ़ाया। इंस्पेक्टर के बाएं हाथ की उंगलियां कागजों पर से ऐसे गुजरीं जैसे कोई अनजान आदमी पत्तों के बीच से रास्ता बनाता है, रुखा, बिना परवाह। उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद पढ़ा, शायद नहीं। उनके पढ़ने की जरूरत भी कम ही होती है, फैसले अक्सर पहले से बने होते हैं। पीछे खड़े कांस्टेबल ने रेडियो में कुछ कहा, एक कोड जो उसके लिए सिर्फ अंकों और 3 अक्षरों का मेल था, पर रातों में ये कोड ही पुलिस की भाषा बन जाते हैं। उसने रेडियो का बटन दबाया, फिर छोड़ा, फिर दबाया। खड़खड़ाहट बंद नहीं हुई, सिर्फ उसका रुख बदला, जैसे किसी ने किसी को चेताया कि ठीक है, बात आगे बढ़ रही है। लड़की ने अपने गिफ्ट बैग पर एक पल के लिए नजर डाली, जैसे किसी दोस्त की आंखों में देखना कि मैं ठीक हूं। उसके दिल की धड़कनें अब भी व्यवस्थित थीं। उन्हें डर ने नहीं, सतर्कता ने तेज किया था। उसने पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखा, बिल्कुल खाली। दूर कहीं एक ऑटो की लाइटें थीं, पर शायद किसी दूसरी गली में मुड़ गईं। इस एकांत का मतलब था कि जो कुछ भी यहां होगा, उसके कुछ ही गवाह होंगे। ये पेड़, ये खंभे, ये बैरिकेड और ये 4 लोग। और गवाह जितने कम होते हैं, सत्ता उतना ही ऊंचा बोलती है। अकेली? यह शब्द आया, हल्का सा, मगर पत्थर की तरह गिरा। उसने सिर हिलाया। हां, दोस्त की शादी, देर हो गई, इसलिए जल्दी पहुंच। वाक्य अधूरा रह गया, क्योंकि अधूरे वाक्य हमेशा जायदाद बन जाते हैं जिस पर सामने वाला अपना दावा कर देता है। इंस्पेक्टर की ठुड्डी ऊपर को उठी, जैसे किसी ने इशारे से कहा हो, कहानी यहीं से लिखेंगे। हवा के साथ एक पल के लिए बारिश की बूंदें फिर लौट आईं, बहुत हल्की, बहुत कम, बस इतनी कि सड़क पर पड़े पतले पानी में दूसरी परत बन जाए। उस डबल रिफ्लेक्शन में लाइटें और भी फटने लगीं, पीले गोले, टूटा शीशा। लड़की ने कंधे पर से दुपट्टा थोड़ा सा कसकर खींचा। अब केवल ठंड नहीं, एक आंतरिक तैयारी भी थी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा भींचा, आवाज की टोन स्थिर रहे, यही इरादा। उसने महसूस किया कि नमी के बावजूद हथेलियों में पसीना नहीं है। इसका मतलब था कि शरीर डर की जगह समझ से चल रहा है। इंस्पेक्टर ने लाठी उठाते हुए बहुत छोटे से
लगभग अदृश्य से इशारे में दूसरे कांस्टेबल की ओर देखा। वह इशारा जो शब्दों से पहले काम शुरू कर देता है। कांस्टेबल ने सिगरेट को जमीन पर रगड़कर बुझाया, जूते से उसकी राख को धकेला और 2 कदम इधर खिसका। रेडियो वाला थोड़ी दूरी पर ही रहा, जैसे किसी खेल में स्कोर लिखने वाला। हेलमेट? इंस्पेक्टर ने कहा, इस बार साफ। उसने माना, नहीं है, आज सच। उसने सच के बाद मुच नहीं जोड़ा, किसी भी झूठ को ढकने की कोशिश नहीं की। पर सच का अकेलापन भी कई बार अपराध जैसा दिखता है, उन आंखों में जो पहले से फैसला कर चुकी हों। उसने भीतर कहीं एक शांत सी गिनती शुरू की, 1, 2, 3। गिनती जो घबराहट नहीं मिटाती, मगर हर सेकंड को अलग अलग थाम कर रखती है, ताकि कोई पल किसी दूसरे पल की जेब में हाथ न डाल सके। उसने अपनी बाइक के मिरर में खुद की आंखें नहीं देखीं। उसने सामने खड़े आदमी की आंखें देखीं। कितनी चमक, कितनी थकान, कितनी किसी और की कहानी की स्मृति, कितनी अभी की कहानी की योजना। उसे एहसास हुआ कि यह रात, जो कुछ देर पहले शादी के गीतों की भूमिका थी, अब किसी और पटकथा की शुरुआत है, जिसमें उसका किरदार बदल सकता है, पर उसका इरादा नहीं। साइड में आओ, इंस्पेक्टर ने कहा। वह पहले ही साइड में थी, फिर भी वह 2 कदम और पीछे हटी, बैरिकेड के बिल्कुल पास, इतना कि उसके डेंजर लिखे पीले अक्षर का एक टेढ़ा उसके कंधे के पास आकर रुक गया। उसने अपने गिफ्ट बैग को थोड़ा सा पीछे खिसका लिया, मानो उसे किसी की नजर से बचा रही हो। कागज सब ठीक हैं, उसने धीमे से कहा, सूचना की तरह, सफाई की तरह नहीं। इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए, जैसे कोई संगीतकार कहे, राग तो यही रहेगा, सुर हम तय करेंगे। उस पल हवा में जो कुछ था, नमी, धुआं, शराब की बाकी गंध, रेडियो का खड़खड़, दूर का कुत्ता, ऊंचे खंभे का पीला गोला, सब मिलकर एक ऐसा मंच बना चुके थे जहां अब कोई भी नई आवाज गूंज पैदा कर सकती थी। लड़की ने महसूस किया कि इस मंच पर वह अकेली है, पर अकेलापन कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी भी हो सकता है। उसने अपने भीतर की किसी पुरानी शांत आवाज को सुनना शुरू किया, वही आवाज जो कठिन वक्त में कहती है, ठीक से देखो, ठीक से समझो, फिर ठीक से निर्णय लो। इंस्पेक्टर ने लाठी के पिछले सिरे से बैरिकेड पर एक हल्की सी थाप दी, टिक टिक, और फिर लाठी को जमीन पर एक बार और पटका, धप्प। यह धप्प किसी उद्घोषणा जैसा था, जैसे स्टेज मैनेजर ने पर्दा गिराने से पहले घंटी बजा दी हो। लड़की की पलकें एक बार धीमे से बंद हुईं और फिर खुलीं। उस बंद होने में न कोई प्रार्थना थी, न कोई डर, बस एक हरकत जो दिमाग को एक माइक्रोसेकंड की शांति दे। उसने दुपट्टे के किनारे पर लगी सिलाई की महीन टांकों को देखा। 1, 2, 3 टांके बराबर थे, वही बराबरी वह अपनी आवाज में कायम रखना चाहती थी। और तभी, जैसे कोई रिहर्सल अपने आप खत्म हो जाती है और असली नाटक शुरू, इंस्पेक्टर ने कंधा थोड़ा आगे किया, चेहरे पर हंसी की बहुत पतली कड़ी खींची, जिसमें मिठास नहीं, नमक था, और लाठी को उसी अंदाज में फिर से उठाया। वह इशारा वही था जो पहले था, पर अब उसमें एक तय इरादा आ मिला था। लड़की ने अपनी उंगलियों को डीला छोड़ दिया, नाखून हथेली में न धंसे, और ठुड्डी जितनी सीधी रख सकती थी, रखी। सड़क की लाइट ने एक बार फिर रंग बदला, पीले से थोड़ी सफेद, जैसे किसी ने पावर सप्लाई में कुछ बदला हो। दूर कहीं से बाइक के एग्जॉस्ट की हल्की सी आवाज आई, फिर किसी मोड़ में खो गई। हवा ने पेड़ों के पत्तों को एक साथ नहीं, अलग अलग हिलाया, जैसे हर पत्ते ने अपने अपने समय पर हामी भरी हो। और इन्हीं सबके बीच उस क्षण रात ने जैसे अपना पहला असली पन्ना पलटा, एक धीमी खर्र सी आवाज के साथ। लड़की ने मन ही मन तय किया, मैं जो हूं वही रहूंगी, भले सामने वाले को आज सिर्फ एक अकेली लड़की दिख रही हो। उसकी सांसें अब स्थिर लय में थीं, 4 गिनकर अंदर, 4 गिनकर बाहर, और दिल पर एक पारदर्शी परत सी आ गई थी जो चोटों को सीधे नहीं, घुमाकर लगने दे। उसने दोबारा आंखें उठाईं, सीधे, और शाम की सारी थकान, रात की सारी नमी और भीतर की सारी स्पष्टता के साथ उस इशारे को देखा जो अब पूरी तरह उसके सामने था। इशारा रुकने का, पर रुकना और झुकना अलग बातें हैं। वह रुकी, जैसे कोई पंक्ति के बीच में कौमा आए, झुकी नहीं, और यही अंतर शायद अगली कुछ मिनटों में इस रात की असल भाषा तय करने वाला था। दूर शहर अभी भी था, जहां रोशनियां थीं, जहां बैंड बज रहे थे,
जहां किसी ने अभी अभी बारात निकल पड़ी व्हाट्सएप स्टेटस लगाया होगा। यहां इस बैरिकेड के ठीक पीछे 4 आदमी थे। एक लाठी, 2 सिगरेट, एक रेडियो और एक लड़की, जिसकी जेब में फोन वाइब्रेट करके फिर शांत हो चुका था। उसने फोन को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ अपनी ठुड्डी का कोण आधा डिग्री और ऊपर उठाया, इतना कि किसी को चुनौती न लगे, पर खुद को याद रहे कि गर्दन झुकाना अभी उसके हिस्से का काम नहीं है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने वही किया जो उनकी आदत रही होगी। लाठी को थोड़ा सा बाएं घुमाया, फिर दाहिने, और फिर हवा में एक बहुत छोटा सा अर्धवृत्त बनाते हुए उसे नीचे गिराया। इस बार आवाज उतनी ऊंची नहीं थी, पर संकेत बड़ा था। अब बात हमारी होगी, हमारी शर्तों पर। लड़की ने बिना मुस्कुराए हल्की सी स्वीकृति दी, जैसे लिखित नोट में प्राप्त लिखकर हस्ताक्षर कर देना, और एक कदम आगे बढ़ी ताकि उसके और बैरिकेड के बीच जगह थोड़ी हो जाए, उसके और रात के बीच दूरी थोड़ी घट जाए, और उसके तथा सच के बीच मौजूद हर शोर बस उतना ही रह जाए जितना किसी कहानी को कहानी बनाने के लिए चाहिए। यह वही क्षण था जब किसी भी रात की पटकथा 2 संभावनाओं में बढ़ जाती है, या तो सब कुछ सामान्य, खाली, उबाऊ, या फिर एक अदृश्य दांव पेंच का जाल जिसके धागे बाद में दिखाई देते हैं। उसने अपनी आंखों में एक शांति भरी, आग नहीं पर रोशनी जरूर, और सामने खड़े आदमी के इशारे को बिना एक शब्द कहे स्वीकार किया। उसके भीतर की आवाज ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर जो देखना है वह मैं पूरी तरह देखूंगी। बैरिकेड के रिफ्लेक्टर ने इस बार उसकी आंख में एक छोटा सा पीला तारा छोड़ा। दूर एक पत्ता सड़क पर गिरा, बिना आवाज। ऊपर बादलों ने चांद को फिर से ढक लिया, जैसे किसी ने अचानक पर्दा गिरा दिया हो। और यहीं इस सटीक विराम पर उसकी कहानी ने अपना पहला वाक्य पूरा किया, एक लंबा वाक्य जिसमें कॉमा तो था, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि फुल स्टॉप अब भी आगे था, जब वह इशारा जिसे उसने मान लिया था अपनी असल मंशा दिखाएगा। और जब इंस्पेक्टर की हथेली ने लाठी के दानेदार लकड़ी पर पकड़ थोड़ी और कसी, तो लड़की ने उसी समय उसी पकड़ की बनावट अपने मन में दर्ज कर ली। लकड़ी की धारियां, पसीने की पतली परत और इरादे की गर्मी। नोट्स ऐसे ही बनते हैं जब कोई उन्हें बनाना चुनता है। रात ने सांस रोकी, सड़क ने अपना कान लगाया, और वह हल्की सी, लगभग अदृश्य सी मुस्कान को भीतर ही भीतर मोड़कर एकदम स्थिर खड़ी रही। रात के उस ठहरे हुए सन्नाटे में जब लड़की ने बाइक किनारे लगाई, तो उसके दिल की धड़कनें पहली बार थोड़ी तेज हो गईं। सामने खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जिसकी आंखों में एक अधिकारी की गरिमा नहीं बल्कि दबंगई और हवस का रंग घुला हुआ था, उसे ऊपर से नीचे तक नजर भरकर देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी हंसी थी, मगर उस हंसी में अपनापन नहीं, बल्कि एक किस्म की चुनौती, जैसे वह कहना चाहता हो, अब देख तेरे साथ क्या होता है। लड़की ने शांत स्वर में कहा, जी सर, क्या बात है। उसकी आवाज में ना तो डर था और ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट। यह आवाज वैसी थी जैसी कोई मासूम इंसान किसी से मदद मांगते वक्त निकालता है, लेकिन अर्जुन सिंह के लिए यह मासूमियत भी एक बहाना थी। वह जोर से हंसा और बोला, रात को अकेली घूम रही हो? और हेलमेट कहाँ है? तुम्हारे बाप ने पहनना है क्या? ऊपर से बाइक भी तेज चला रही थी, अब तो चालान कटेगा ही। लड़की ने हल्के मगर आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, बाइक स्पीड में नहीं थी और हेलमेट घर पर भूल आई। बस इतना कहना था कि अर्जुन सिंह का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार दोनों तैरने लगे। उसने लाठी जमीन पर पटकी और ऊंची आवाज में बोला, ओ मैडम, हमें मत सिखाओ कानून। कानून हम बनाते हैं, हम ही बताते हैं, जो हम कहें वही सही है। इतना कहते ही उसने बगल में खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा। दोनों के बीच एक खामोश इशारा हुआ। लड़की को समझ आया कि अब मामला सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रहेगा, और अचानक उसने अपनी पूरी ताकत से लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि जैसे पूरी सड़क पर फैल गई हो। रात का सन्नाटा चीरते हुए यह आवाज दूर तक गूंजी। लड़की एक पल के लिए डगमगा गई। उसके होंठ के कोने से हल्की सी खून की बूंद फूट पड़ी। हवा ठंडी थी, मगर उस थप्पड़ की जलन उसके गाल पर तपती आग बन गई थी। लेकिन जो इंस्पेक्टर उम्मीद कर रहा था वैसा नहीं हुआ। लड़की ने कोई आंसू नहीं बहाया,
उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्से की चमक थी, एक ऐसा गुस्सा जो चुपचाप भीतर पलता है मगर वक्त आने पर पहाड़ की तरह फटता है। अर्जुन सिंह ने ठठाकर हंसते हुए कहा, देखा, अब भी देखो, इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कई अकड़ू देखे हैं, सबको तोड़ दिया, इसे भी तोड़ दूंगा। उसकी हंसी में वही ताकत का नशा था, वही अहंकार जो छोटे छोटे पद पाकर लोग अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। बाकी कांस्टेबल भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब एक खेल हो। लड़की खामोश खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया था कि यह थप्पड़, यह अपमान, यह झूठा आरोप, सब कुछ आने वाले वक्त में एक हथियार बनेगा। अभी वह चुप थी, क्योंकि सच को कभी कभी सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। उसके होंठ से टपकती खून की बूंद ने उसके दुपट्टे पर एक लाल दाग छोड़ दिया। यह दाग सिर्फ खून का नहीं था, यह आने वाले संघर्ष की पहली निशानी थी। इंस्पेक्टर ने हाथ झाड़ते हुए कहा, चलो, अब थाने में देखते हैं। बहुत शराफत दिखा रही है, सबक सिखाना पड़ेगा। लड़की ने बस उसकी आंखों में गहराई से देखा, बिना एक शब्द कहे। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी। थप्पड़ की गूंज अभी हवा में तैर ही रही थी कि इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने अपने कांस्टेबलों की तरफ हाथ का हल्का इशारा किया। यह इशारा किसी आदेश से कम नहीं था। सामने खड़े कांस्टेबल ने तुरंत कदम बढ़ाए और लड़की का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। लड़की का बदन झटका खाकर आगे की ओर गया, मगर उसने उसी पल अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं रही, उसमें गुस्से की सीधी धार थी। उसने तीखे स्वर में कहा, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े कांस्टेबल एक पल के लिए ठिठके, लेकिन अर्जुन सिंह और भड़क गया। उसकी आंखों में वह पागलपन उतर आया था जो सत्ता का नशा चढ़ने के बाद इंसान को इंसान नहीं रहने देता। बहुत अकड़ है तेरे अंदर, अर्जुन सिंह ने दांत भींचते हुए कहा और पीछे खड़े दूसरे कांस्टेबल को आवाज दी, ले जाकर समझा इसे कि पुलिस से उलझने का नतीजा क्या होता है। दूसरा कांस्टेबल लड़की के पीछे गया और उसके बालों को जोर से पकड़कर खींच लिया। बाल खींचते ही लड़की की गर्दन पीछे की ओर झटकी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। दर्द उसकी रीढ़ तक उतर गया, लेकिन उसने अपने होंठों को भींच लिया ताकि चीख बाहर न फूट सके। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू कमजोरी का निशान होते हैं, और उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन दरिंदों के सामने अपने आंसू बहाकर उन्हें जीतने नहीं देगी। उधर सड़क पर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल पर एक और कांस्टेबल ने लाठी मारते हुए ताना मारा, बड़ी आई शरीफ बनने वाली, अब समझेगी पुलिस से उलझने का नतीजा। बाइक का सायरन बजा और उसके साइड मिरर पर दरार आ गई। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। थाने में डालो इसे, फिर देखता हूं कैसे इसकी अकड़ टूटती है। उसकी हंसी में वही नशा था जो शराब से नहीं बल्कि सत्ता से आता है। लड़की ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि ये लोग वर्दी की आड़ में अपनी नीचता छुपा रहे हैं। वह जानती थी कि इनकी असली पहचान दुनिया के सामने लाना जरूरी है, लेकिन यह सब तभी मुमकिन होगा जब वह सही वक्त का इंतजार करेगी। कांस्टेबलों ने उसे जबरन धक्का दिया। कोई उसकी कलाई मरोड़ता तो कोई उसे खींचता। उसके पैर सड़क पर घिसटते जा रहे थे। उसकी चप्पलें खुरच गईं। एड़ी पर हल्की सी खून की लकीर उभर आई, पर उसके चेहरे पर अब भी वही अडिग शांति थी। वह जानती थी कि यह अपमान, यह दर्द, सब आने वाले पल में उसकी ताकत बनेंगे। रात के उस सुनसान रास्ते पर जहां कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती थी, अब सिर्फ कांस्टेबलों के खुरदरे हाथ और लड़की की धीमी सी सांसें थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे तोड़ दिया है, लेकिन सच यह था कि उसी पल उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। धीरे धीरे कांस्टेबल उसे जीप की तरफ खींच कर ले गए। उसकी हथेली में अब भी अपने नाखूनों के निशान धंसे थे, मगर उसने उन्हें दर्द का सबूत नहीं बनने दिया। उसकी आंखें इंस्पेक्टर पर टिकी थीं, ठंडी, स्थिर और साफ, जैसे वह कह रही हो, तुम्हारा वक्त कुछ घंटों का है, मगर मेरा सब्र सालों का, और सब्र हमेशा जीतता है। जीप का दरवाजा खुला और लड़की को धक्के मारते हुए अंदर बिठा दिया गया।
कांस्टेबलों के हाथ इतने भारी और खुरदरे थे कि उसकी कलाई पर लाल निशान उभर आए। रास्ते भर जीप उछलती रही। धूल और पसीने की गंध उस पर ऐसे चिपक गई जैसे कोई अदृश्य बेड़ी। उसके गाल पर पड़ा थप्पड़ अब भी जल रहा था। बालों की जड़ों में खिंचाव से सिर भारी हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस वही अडिग शांति। थाने का गेट जैसे ही खुला, उसने देखा अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी। बाहर की नमीदार ठंडक अब नहीं थी। यहां बदबू थी, शराब, बीड़ी और पसीने की मिलीजुली गंध। टेबल पर आधे खाली गिलास पड़े थे। कुर्सियों पर बेतरतीबी से फैली वर्दियां और दीवारों पर लटके टूटे पंखे जो अपनी झुकती गर्दन से मानो खुद ही अपनी हालत पर शर्मिंदा हों। यही था वह स्थान जहां इंसाफ की जगह डर बिकता था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने जीप से उतरते ही लाठी को जमीन पर पटका और कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसकी आंखों में वही घमंड था, वह घमंड जो छोटे पद पर भी इंसान को खुदा समझने पर मजबूर कर देता है। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए गरज कर कहा, नाम बता जल्दी, कहां रहती है, किसकी बेटी है तू? लड़की ने उसके सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह पत्थर की तरह चुप रही। उसकी चुप्पी से अर्जुन सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने फिर से जोर से मेज पर हाथ मारा। कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। नाम बता, उसकी आवाज गूंजते हुए पूरे थाने में फैल गई। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, जी, राखी शर्मा। यह नाम सुनते ही अर्जुन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में नफरत भी थी और ताना भी। झूठ बोल रही है, बहुत होशियार समझती है खुद को, अभी सारी अकड़ निकाल दूंगा। उसने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया, हवालात में डाल दो इसे, सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कांस्टेबलों ने लड़की को पकड़कर लोहे की बनी एक गंदी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। दरवाजा बंद होते ही लोहे की सलाखों से टकराने की आवाज ने जैसे पूरी रात को चीर दिया। अंदर की हालत और भी भयावह थी। कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, जिस पर गद्दे की जगह गंदी बोरियां बिछी थीं। दीवारों पर मोटे मोटे जाले लटक रहे थे और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। फर्श पर नमी और सीलन का ऐसा असर था कि जूते भी उसमें चिपकते हुए लगते थे। कोठरी में पहले से दो कैदी मौजूद थे। दोनों हैरानी से लड़की को देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज साफ झलक रही थी, दृढ़ निश्चय। यह निश्चय कि वह इन सबको उनके असली चेहरे के साथ दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। बाहर इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह झूठी रिपोर्ट लिखने बैठ गया। उसने अपनी स्याही से सने उंगलियों को कागज पर घसीटते हुए कहा, इस पर चोरी और धोखाधड़ी का केस ठोक दो, कल सुबह तक सबक सीख जाएगी। बाकी कांस्टेबल भी हंसते हुए उसकी हां में हां मिला रहे थे। उन्हें लगा कि अब यह लड़की टूट जाएगी, मगर कोठरी के अंधेरे में बैठी लड़की ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर टिकाए और आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें गहरी और शांत थीं। वह जानती थी कि सच को कभी कभी अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, ताकि जब वह बाहर आए तो उसकी रोशनी और भी तेज लगे। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक थाने का दरवाजा जोर से खुला। बाहर बरामदे से भारी कदमों की आहट गूंजी, जूतों की ठक ठक जैसे दीवारों को हिला रही थी। कांस्टेबलों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। अर्जुन सिंह की हंसी अचानक थम गई। सबकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं, और वहां खड़ा था वह शख्स जिसकी मौजूदगी से पूरा थाना सहम गया।